एवरीवन, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। आप देख रहे हो क्लास 7th की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 पे चैप्टर 9 है ये। ठीक है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये 9 है, लेकिन जो इसके सॉफ्ट कॉपी हमें मिली है वो अध्याय 8 से है। उसमें है चैप्टर का नाम बाजार में एक कमीज। इसको समझने के लिए आपको इसे कहानी के तौर पे लेना पड़ेगा और ना ही कन्फ्यूज़न पैदा करना है कि ये हमारी बुक में चैप्टर 9 है और यहाँ पे 8 दिखा रहे हैं। इसमें कोई फ़र्क नहीं है, पूरा चैप्टर बिल्कुल सेम है। आपके बुक में बाज़ार में एक कमीज ऐसे ही लिखा हुआ है और इसी तरह से चैप्टर शुरू होता है। चलिए इसे शुरू करते हैं। यह अध्याय हमें एक कमीज की कहानी बताता है। यह कहानी कपास के उत्पादन से प्रारंभ होती है, शुरू होती है, कमीज के बिकने पर ख़त्म हो जाती है। आइए हम देखें कि बाज़ारों की श्रृंखला कपास उगाने वाले से सुपर बाज़ार में कमीज खरीदने वाले को कैसे जोड़ देती है। ठीक है, मतलब जो लोग किसान हैं कपास उगाते हैं और वहाँ से फिर एक सुपर बाज़ार में कमीज बन जाती है, तब तक उनका किस तरह से आपस में जोड़ होता है, किस तरह से चेन बनती है, ये समझना है। इस श्रृंखला में हर कड़ी के साथ खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है। ठीक है, कोई कपास को बेच रहा है, फिर उस कपास को धागे में बदल रहा है, फिर धागे में बदलने वाला कपास खरीदेगा, है ना, रुई खरीदेगा, रुई से फिर धागा बनेगा, फिर वो धागे को बेचेगा, फिर कोई उस धागे से कपड़े बनाएगा, है ना, पूरा कपड़ा बना देगा, फिर कोई कपड़ा खरीदेगा, कोई कपड़े को बेच रहा है, कोई कपड़े को खरीद रहा है, फिर वो उससे काट के उसकी शर्ट बना देंगे, कमीज बना देंगे। ये कहानी ऐसे है, समझ जाओ। बहुत आसान है और बहुत मज़ेदार भी। आप कहोगे कि इससे अच्छा तो चैप्टर हमने कभी नहीं पढ़ा, है ना। खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है हर एक मोड़ पे। क्या इससे सबको बराबर लाभ होता है या कुछ को दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभ होता है? कुछ लोगों को ज़्यादा लाभ होता होगा और कुछ को बिल्कुल कम होता होगा। हम यह पता लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आपने चैप्टर में देखा होगा इस तरह से एक शर्ट दिख रही होगी आपको और हमें इसी के बारे में थोड़ा सा पता करना है। कुरनूल में कपास उगाने वाली एक किसान है। ठीक है, कुरनूल एक जगह है जो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश की एक जगह का भी पता चल गया है ना, आपकी नॉलेज बढ़ रही है ना यहाँ पे। वो एक छोटी सी किसान है, अपने खेत में कपास उगाती है। कपास के पौधे पर आए डोडे पक रहे हैं। डोडे क्या होते हैं? जो कपास का पौधा होता है उसमें इस तरह से गोल गोल बोल सी लगती हैं, उनको डोडे बोलते हैं। उनमें से कुछ चटक भी चुके हैं। चटक चुके हैं मतलब वो डोडे फट जाते हैं और उनमें से फिर रुई निकलती है। इसलिए सौपना रुई चुनने में व्यस्त है। जो किसान है उसका नाम है सौपना और वो वहाँ से रुई चुग रही है। डोडे जिसमें रुई भरी है एक साथ चटक कर नहीं खुलते, इसलिए रुई की फसल इकट्ठा करने में काफ़ी दिन का टाइम लगता है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया कि रुई किस तरह से इकट्ठी की जाती है। रुई एकत्रित हो जाने के बाद सौपना उसे अपने पति के साथ कुरनूल के कपास बाजार में ले जाकर एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती है। ठीक है, स्थानीय व्यापारी के पास क्यों लेके जाती है यहाँ पे ये समझना है। फसल की बोनी शुरू करने के समय सौपना ने व्यापारी से खेती के लिए बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए कुछ राशि ब्याज पर ली थी, मतलब कर्ज पे ली थी। वो कितनी राशि थी? 2500 रुपये। उस समय स्थानीय व्यापारी ने सौपना को एक शर्त मानने के लिए सहमत कर लिया था। मतलब जब उस व्यापारी ने सौपना को, उस किसान को पैसे दिए थे तो उसने कहा था कि आप भी मेरी एक शर्त मानोगे। इससे सौपना ने वादा करवा लिया था। क्या वादा करवाया था? कि जब तुम रुई बेचोगी तो मुझे ही दोगी रुई। ठीक है, उसने ये वादा करवाया था। कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की ज़रूरत होती है। जो कपास की खेती होती है उसमें खर्चा क्यों होता है? क्योंकि उसमें कीटनाशक, उर्वरक मतलब खाद और कीटनाशक बहुत ज़्यादा लगते हैं। इन पर किसानों को काफ़ी खर्च करना पड़ता है। प्राय छोटे किसानों को इन खर्चों की पूर्ति के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। अब समझ रहे हो पैसा क्यों उठाया था सौपना ने? क्योंकि उसमें खर्चे की ज़रूरत होती है। व्यापारी के परिसर में इसके 2 आदमी रुई के बोरे तोल रहे थे। ठीक है, जो व्यापारी का परिसर था वहाँ पे 2 आदमी रुई के बोरे तोल रहे थे। 1500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रुई 6000 की हुई थी। व्यापारी ने दिए हुए ऋण के और ब्याज के पैसे काट लिए। कितने? 3000 रुपये। 6000 की पूरी कपास हुई थी और 3000 उसने काट लिए। और सौपना को कितने दिए? 3000 रुपये। सौपना कहती है केवल 3000 रुपये। व्यापारी अब कहता है कि रुई बहुत सस्ती बिक रही है, बाजार में बहुत रुई आ गई।
अब व्यापारी भी तो चालाक बनेगा ना, क्योंकि उसने कम पैसे दिए हैं। अब स्वप्ना कहती है इस रुई को उगाने में मैंने 4 महीने तक जी तोड़ मेहनत की है। आप देखिए इस रुई में कितनी बढ़िया, और ये रुई कितनी बढ़िया और साफ सुंदर है। इस बार मुझे बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद थी। स्वप्ना फिर भी उसे कह देती है, लेकिन क्या है कि वो गरीब है इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, क्या स्वप्ना को रुई का उचित मूल्य प्राप्त हुआ? अब आप बताइए बाजार में कितनी होगी और उसे 1500 रुपये की बेचनी पड़ रही है। व्यापारी ने स्वप्ना को कम मूल्य क्यों दिया? मतलब व्यापारी ने ऐसा क्यों किया? आप क्या सोचते हो? आप अपने हिसाब से आपको बताना है। आपके विचार से बड़े किसान अपनी रुई कहाँ बेचेंगे? क्योंकि स्वप्ना तो एक छोटे किसान थी, उसके पास तो छोटा सा खेत था। रुई कहाँ बेचेंगे बड़े व्यापारी? उनकी स्थिति किस प्रकार स्वप्ना से अलग होगी, आपने ये भी बताना है। अब देखिए यहाँ पे कपास का पौधा दिखाया गया है, कुछ इस तरह से ही दिखता है। कुरनूल के कपास मंडी में व्यापारी कपास बेचता है, ठीक है। जिनिंग मिलें कपास खरीद लेती हैं। तीसरी बात जिनिंग मिलें कपास के बीज हटाती हैं और दबाकर कपास के गट्ठर बनाती हैं। अब वो क्या करती हैं, उसमें से बीज भी निकालना होता है ना, तो मिलें उसमें से बीज निकाल देती हैं और कपास को इकट्ठा बोरियों में भर लेता है। अब क्या होता है, सूत काटने की मिलें कपास के गट्ठर खरीद लेती हैं। अब जो सूत काटने वाली मिलें होती हैं वो उस कपास के गट्ठरों को खरीद ले जाती हैं। फिर सूत काटने की मिलें कपास से धागे बनाती हैं। अब वो मिलें क्या करती हैं, उनसे धागे बना लेंगी। फिर 6 स्टेप क्या होगा, सूत काटने की मिलें व्यापारियों को धागा बेच देती हैं। अब समझ आया किस तरह से धागा बिकता है और फिर उससे कपड़ा बनना शुरू हो जाता है। अब व्यापारी कहता है अम्मा मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूँ, दूसरे व्यापारी इतनी भी नहीं देते। मेरा आपको विश्वास तो है ना? तो कुरनूल के विश्वास नहीं है तो कुरनूल के बाजार में जाकर पता लगा लो। व्यापारी भी उसे कह रहा है कि देखो मैंने अच्छे दिए हैं, अपनी अकड़ दिखा रहा है वो। स्वप्ना कहती है नाराज ना हो, मैं भला कैसे आप पर संदेह कर सकती हूँ। मैं तो केवल उम्मीद की थी कि इस बार रुई की फसल इतनी आमदनी हो जाएगी कि कुछ महीनों का गुजारा हो जाएगा। अब गरीब औरत है, इतना ही कह सकती है, उसको समझ जाना चाहिए था इसकी ज़रूरत है भाई, अच्छी कीमत दो, इसने क्योंकि मेहनत की है। अब फिर क्या होता है, यद्यपि स्वप्ना जानती है कि कपास कम से कम 1800 रुपये प्रति क्विंटल बिकेगी, ठीक है। उसे पता था कि 1800 रुपये बिकनी चाहिए थी और व्यापारी ने उसे 1500 रुपये दिए, लेकिन वह आगे बहस नहीं करती। क्यों नहीं की बहस, ये आपको बताना है। इस चैप्टर में लिखा हुआ है कि व्यापारी गांव का शक्तिशाली आदमी है, क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं उनके सामने गरीब थोड़ी ना बोल सकते हैं। किसानों को कर्जे के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ता है, ना केवल खेती के लिए वरना अन्य आवश्यकताओं के लिए। कैसी आवश्यकताएं? जैसे बीमारी, बच्चों की स्कूल की फीस आदि। ये सारी चीज़ों के लिए पैसे कहाँ से आते थे? व्यापारी देता था कर्जे पे। फिर वर्ष में ऐसा समय भी आता था जब किसानों के पास कोई काम नहीं था, तो उनकी आय भी नहीं होती थी। उस समय में मतलब उधार लेकर, ऋण लेकर वे जीवित रह सकते थे, ठीक है। तो इसलिए व्यापारी कुछ भी करे वो सही है। कपास की पैदावार करके भी स्वप्ना की आय उस आय से बस थोड़ी ही ज़्यादा थी जो वह मजदूरी करके कमा लेती थी, क्योंकि उसे अच्छी कीमत नहीं मिली तो कम तो होनी ही है ना। बेचारी को बहुत नुकसान झेलना पड़ा। इरोड़ के कपास बाजार। इरोड़ क्या है? तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड़ का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। कौन सा? तमिलनाडु का। इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांवों में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाजार में बिकने के लिए आता है। बुनकर कौन होते हैं? जो कपड़ा बनाते हैं उनको बुनकर कहते हैं, ठीक है। तो इरोड़ के बाजार में बुनकर भी अपना कपड़ा लाते थे। बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं जो इस कपड़े को खरीदते हैं। अब समझ गए, बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं, फिर वो कपड़े को खरीद लेते हैं। भारत के शहरों में अन्य व्यापारी भी इस बाजार में कपड़ा खरीदने आते हैं, ठीक है। बाजार के दिनों में आपको वे बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। अब आपको समझना है यहाँ पे कि किस तरह से कपड़े का व्यापार होता है। सारे तरह के बुनकर कपड़ा बेचते हैं यहाँ पे, और बाजार के दिनों में आपको वे बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। मतलब व्यापारी उनको बोलते हैं हमें ऐसा कपड़ा चाहिए, तो वे वैसा ही बना के उन्हें बेच देते हैं। ये व्यापारी देश व विदेश के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध करवाते हैं। ये व्यापारी कहाँ भेजने के लिए? विदेशों में, या फिर किसी और निर्यातक को, कोई और कपड़ा भेजने वाला हो उसको देते हैं। ये सूत खरीदते हैं और बुनकरों को
निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाए। निम्नलिखित उदाहरण में से हम देखेंगे कि यह कार्य कैसे होता है। अब इसको समझने के लिए हमें ऐसे देखना पड़ेगा। इरोड में एक दुकान की ये फोटो है, ये आपको दिखाई गई है समझने के लिए कि किस तरह से देखिए कपड़ा रखा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे भी है कुछ और बुनकरों की, जैसे घरों में ये लोग लगे हुए हैं। बाजार में एक व्यापारी की दुकान है। ठीक है, कई सालों से इन व्यापारियों ने देश भर में वस्त्र निर्माताओं के साथ संपर्क स्थापित किए हैं, जिनसे ऑर्डर मिलते हैं वे अन्य लोगों से सूत खरीद लाते हैं। ठीक है, कपड़ा बुनने वाले बुनकर आसपास के गांव में रहते हैं। ठीक है, वहीं के आसपास के गांव में ही रहने वाले लोग होंगे। वे इन व्यापारियों से सूत ले आते हैं। बुनाई करने के करघे रखने के लिए उन्होंने अपने घर के आसपास ही व्यवस्था कर रखी है। इस तस्वीर में आप एक ऐसे ही घर में पावर लूम बिजली चालित करघे हैं। ठीक है, देख सकते हो ये पावर लूम है, बिजली से चलने वाले करघे हैं। उनसे क्या होता है, कपड़ा बुना जाता है। बुनकर अपने परिवार के साथ इन करघों पर घंटों काम करते हैं। बुनाई की अधिकतर ऐसी इकाइयों पर 2 से लेकर 8 करघे होते हैं। ठीक है, 2 से लेकर 8 करघे और बहुत सारे लोग काम करते हैं, जिन पर सूत से कपड़ा बुनकर तैयार किया जाता है। तरह तरह की साड़ियाँ, तौलिए, शर्टिंग, औरतों की पोशाकों के कपड़े और चादरें इन करघों पर बनाई जाती हैं। बुनकर तैयार किए हुए कपड़े को शहर में व्यापारी के पास ले जाते हैं। ठीक है, वो कपड़ा तैयार करते हैं, फिर व्यापारियों के पास ले जाते हैं। इस तस्वीर में बुनकर शहर में व्यापारी के पास ले जाने को तैयार बैठे हैं। ठीक है, उन्होंने बहुत सारा कपड़ा बना लिया, अब वो देख के आएंगे। व्यापारी यह हिसाब रखता है कि उन्हें कितना सूत दिया था और बुने हुए कपड़े का भुगतान कर देते हैं। ठीक है, फिर वो उनको याद आ जाता है कि हमारा कपड़ा, हमारा सूत रख तो नहीं लिया। इरोड के व्यापार बाजार में निम्नलिखित लोग क्या काम कर रहे हैं? व्यापारी, बुनकर, निर्यात, ये क्या क्या काम करते हैं ये आपने बताना है, क्योंकि सारी कहानी तो सुन ली आपने। बुनकर व्यापारियों पर किस किस तरह से निर्भर है ये भी बताना है। उससे पहले हम ये पढ़ते हैं कि दादन व्यवस्था, बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। ठीक है, ये एक जगह है जहाँ पर लोग अपने ये मशीनें लगाकर कपड़ा तैयार करते हैं। कपड़ा उपलब्ध कराने के ऑर्डर मिलते हैं, उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देते हैं। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और कपड़ा तैयार कर देते हैं। इस व्यवस्था से बुनकरों को स्पष्टतया 2 लाभ होते हैं। क्या? बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अब अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता, साथ ही कपड़ा तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है। बुनकरों को प्रारंभ में ही पता चल जाता है कि कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। उनको ना बेचने जाना पड़ता और ना ही सूत खरीदना पड़ता। ये फायदे होते हैं। कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए भी व्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों को बहुत वर्चस्व बन जाता है। ठीक है, वे ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए वे बहुत कम मूल्य देते हैं। बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं। ठीक है, जब यही नहीं पता हो किसके लिए बन रहा है, किस कीमत पर बेचा जाएगा, तो वो बेचारे क्या कर सकते हैं? उनको तो फिर जितना पैसा मिल जाए उतना ही सही है। कपड़ा बाजार में व्यापारी यह कपड़ा पहनने के, वस्त्र बनाने के कारखानों में बेच देते हैं। अब वो बुनकरों से कपड़ा लेकर कहाँ बेच देते हैं? कारखानों में। इस तरह से बाजार का झुकाव व्यापारियों के हित में अधिक होता है। अब समझ रहे हो कहानी कहाँ से शुरू हुई थी और कहानी कहाँ पहुँच गई है। बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर या ऊंची ब्याज पर ऋण लेकर करघे खरीदते हैं। अब जो बनाने वाले होते हैं वो करघे खरीदते हैं और एक करघे की कीमत कितनी होती है? 20,000, और कम से कम 2 करघे लगाने होते हैं, इसलिए 2 की कीमत हो जाएगी 40,000। 40,000 खर्च करके वो करघे लेते हैं और करघे पर अकेले काम नहीं किया जा सकता। कपड़ा बनाने के लिए उसके परिवार के दूसरे वयस्क सदस्य, ठीक है, 12 घंटे काम करते हैं और पूरे कार्य के द्वारा वे महीने में 3500 रुपये ही कमा पाते हैं। मतलब 4,000 रुपये भी नहीं, और उसमें 12 घंटे काम करना होता है। जो व्यापारी होते हैं और जो कपड़ा बनाने वाले होते हैं उनके बीच में यह व्यवस्था दानन व्यवस्था कहलाती है, पुटिंग आउट सिस्टम कहलाती है। ठीक है, इसका एक उदाहरण है जहां व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में यह व्यवस्था प्रचलित है। इसे क्या कहते हैं? पुटिंग आउट सिस्टम। अब यहाँ पे ये भी देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या चीज़ हाईलाइट कर रखी है। यदि कपड़ा बनाने वाले खुद सूत खरीद कर बने हुए कपड़े बेचते हैं तो उन्हें 3 गुना ज़्यादा कमाई होती है। ठीक है,
क्या ऐसा संभव है? चर्चा कीजिए, ये आपने बताना है, क्योंकि अभी आपने क्या पढ़ा कि जो व्यापारी होते हैं वो खुद ही सूत देते हैं, वो खुद ही कपड़े को खरीदते हैं और फैक्ट्रियों को देते हैं, तो उनको कम लाभ होता है। अगर वो खुद ऐसा काम करें तो क्या 2 गुना 3 गुना कमाई होगी उनकी। दूसरी बात है, क्या इसी तरह की दानन व्यवस्था पापड़, बीड़ी और मसाले बनाने में भी देखने को मिलती है? मतलब क्या ये सिर्फ कपड़े में होता है ये दानन व्यवस्था, या फिर ये दूसरी चीज़ों में भी होती है? पुटिंग आउट सिस्टम। अपने इलाके से इस संबंध में जानकारी इकट्ठी करो और कक्षा में इस पर चर्चा करो। आपको पता होना चाहिए, 7th क्लास के बच्चे को पता होना चाहिए, इसलिए आपकी बुक में दिया गया है। आपने अपने इलाके में सहकारी संस्थाओं के बारे में सुना होगा, जैसे दूध, किराना, धान आदि के व्यवसाय में। पता लगाइए कि ये किसके लाभ के लिए स्थापित की गई है। ठीक है, तो ये भी आपको बताना है। अब बुनकर सहकारी व्यवस्थाएं क्या होती हैं? हमने देखा कि दानन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने के लिए, बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था एक साधन है। एक सहकारी संस्था में वे लोग जिनके हित सम्मान हैं इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियां सामूहिक रूप से करते हैं। ठीक है, ये कपड़ा बनाने वाले यहाँ पे क्या करते हैं? सहकारी संस्था में एक साथ काम करते हैं। वे व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं और बुनकरों में बांट देते हैं। सहकारी संस्था विक्रय का कार्य भी करती है। इस तरह व्यापारी की भूमिका समाप्त हो जाती है और बुनकरों को कपड़े का उचित मूल्य मिल जाता है। तो देखिए, ये एक अच्छी चीज़ है ना कि भाई जो जितनी मेहनत कर रहा है उसे उतना पैसा मिल रहा है। कभी कभी सरकार उचित मूल्य पर सहकारी संस्थाओं से कपड़ा खरीद कर उनकी मदद करती है। मतलब गवर्नमेंट भी वहाँ से कपड़ा खरीद लेती है कभी कभी। जैसा कि तमिलनाडु में सरकार स्कूलों में निःशुल्क गणवेश योजना चलाती है। सरकार इनके लिए पावरलूम बुनकरों की सहकारी संस्था से कपड़ा लेती है और इस तरह सरकार हस्तकरघा बुनकर सहकारी समिति से भी कपड़ा खरीद कर को-ऑप्टेक्स नामक दुकानों के माध्यम से बेचती है। आपने अपने शहर में शायद ऐसी दुकान कोई देखी होगी। ठीक है, क्योंकि हमारे शहरों में इधर कपड़ा नहीं बनता है तो हमें नहीं पता। अब देखिए, ये कुछ फोटो है गारमेंट फैक्ट्री की, जहाँ पे महिला मजदूर बटन टाँक रही है। ठीक है, तो इस तरह से लेडीज़ काम करती हैं। हम पढ़ते हैं दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना। इरोड का व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बने बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले एक कारखाने को भेजता है। ठीक है, कौन? इरोड का व्यापारी। वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्ट्री इसका उपयोग कमीज बनाने के लिए करती है। ये कमीजें विदेशी खरीदारों को निर्यात की जाती हैं। कमीजों को विदेशी ग्राहकों में अमेरिका, यूरोप के ऐसे व्यापारी भी हैं जो स्टोर्स की श्रृंखला चलाते हैं। ये बड़े बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। वे माल देने वाले से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते हैं। साथ ही वे सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता, मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी हो और उसको माल कम से कम दाम पे मिले और समय पर सामान मिल जाए, ये शर्तें रखते हैं। 3 शर्तें हो गई कि उन्हें सामान सस्ते दामों पे मिले और सामान की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी हो, गुणवत्ता अच्छी हो और टाइम पे मिल जाए। सामान जरा से भी दोषयुक्त होने पर ये माल या माल देने में जरा सा विलंब होने पर बड़ी सख्ती से निपटते हैं। इसलिए निर्यातक इन शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों का भरकस पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो उनके ऊपर इतना प्रेशर बन जाता है कि वो जल्दी से उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। ग्राहकों की ओर से इस प्रकार के बढ़ते दबावों के कारण वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने खर्चे में कटौती करने का प्रयास करते हैं। जब उनके ऊपर से दबाव आता है ना कि दूसरे देशों के जो व्यापारी होते हैं वो इस तरह के दबाव डालते हैं, तो वो क्या करते हैं, फिर अपने मजदूरों में मतलब कुछ ना कुछ यहाँ काट लिया वहाँ काट लिया, वो उनकी कटौती करते हैं। वे काम करने वालों को जहाँ तक संभव हो सके न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम काम लेते हैं। अब वो क्या करते हैं, उनके ऊपर वहाँ से दबाव आ रहा है, फैक्ट्रियाँ फिर अपने मजदूरों के ऊपर दबाव डालती हैं और कम से कम पैसा देती हैं। अब आपको पता चलेगा कि कितना कम पैसा उन्हें मिलता है। इस तरह से वे अपना लाभ तो बढ़ाते ही हैं और विदेशी ग्राहकों को भी सस्ते दामों पर वस्त्र देते हैं। मतलब अपने घर में वो काटते हैं सबको और बाहर वालों के सामने उनकी चूं भी नहीं निकलती, तो वो विदेशियों को तो सस्ते में देते हैं और अपने से ज़्यादा काम करवाते हैं। विदेशों में खरीदार वस्त्र निर्यात करने वालों से क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं? ठीक है, जो विदेशी लोग होते हैं वो वस्त्र निर्यात करने वालों से क्या क्या मतलब उनकी इच्छाएं होती हैं। वस्त्र निर्यातक इन शर्तों को क्यों स्वीकार कर लेते हैं?
अब जो वस्त्र देने वाले होते हैं वो क्यों मान लेते हैं इनको, ये आपने खुद बताना है। वस्त्र निर्यातक विदेशी खरीदारों की शर्तों को किस प्रकार पूरा करते हैं, ये भी आपने बताना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे इम्पेक्स गारमेंट फैक्ट्री में 70 कामगार हैं। एक फैक्ट्री के थ्रू हम समझेंगे कि काम कैसे होता है। इसमें से अधिकांश महिलाएं हैं, ये भी आपने बताना है कि महिलाएं क्यों होती हैं ज़्यादातर। अधिकतर कामगारों को अस्थायी रूप से रखा गया है। ठीक है, अस्थायी रूप से मतलब जब तक आप चाहते हो तब तक रखो और जब काम की ज़रूरत नहीं है तब उनको टाटा बाय बाय कर दो। इसका आशय यह है कि जब भी फैक्ट्री मालिक को लगे कि कामगार की आवश्यकता नहीं है तो जाने को कह सकता है। इसको कहते हैं अस्थायी रूप से। ठीक है, और स्थायी रूप से क्या होता है कि वो परमानेंट है, काम हो चाहे ना हो आपको तनख्वाह देनी पड़ेगी। कामगारों की मजदूरी उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है। काम करने वालों में अधिकतम वेतन दर्जी को मिलता है। दर्जी को कितना मिलता है? 3,000 रुपये प्रति महीना। स्त्रियों को सहायक के रूप में धागे काटने, बटन टाकने, इस्त्री करने और पैकिंग करने के काम पे रखा जाता है। इन कामों के लिए न्यूनतम मजदूरी दी जाती है, मतलब जो कम से कम होता है ना वो इनको मिलता है। अब इनकी मजदूरी भी देख लो, आपको पता चलेगा कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। दर्जी को मिलता है 3,000 रुपये प्रति महीना। जो प्रेस करता है उसको मिलता है 1.50 प्रति पीस, मतलब 1.5 रुपया प्रति पीस। एक पीस पे करने के 1.5 रुपये और 2 पीस के 3 रुपये। जो जांच करता है कि इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है उसे 2,000 प्रति महीना। ठीक है, धागे काटना और बटन लगाना जो काम होता है उसे 1,500 रुपये प्रति महीना। 1,500 रुपये में क्या आएगा ये तो यही जाने, इतनी कम जो उनकी सैलरी दे रहे हैं उनसे पूछना चाहिए कि आप 1,500 रुपये कितने दिन तक चला सकते हो। ठीक है, इम्पेक्स गारमेंट फैक्ट्री में अधिक संख्या में महिलाओं को काम पर क्यों रखा गया है, आप ये चर्चा कीजिए। मंत्री को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखकर आपके विचार से मजदूरों के लिए जो उचित भुगतान है उसकी मांग कीजिए। आपको पत्र लिखना भी आना चाहिए भैया, ये भी आपको बताया हुआ है। कोशिश करो, मंत्री जी को बोलो कि सभी फैक्ट्रियों को आदेश दे कि अपने मजदूरों की सैलरी बढ़ाओ। नीचे दी गई कमीज के चित्र में दिखाया गया है कि व्यवसायी को कितना मुनाफा हुआ है, उसको कितना खर्च उठाना पड़ा। यदि कमीज की लागत 600 रुपये है तो इस चित्र में जानिए कि कमीज की कीमत क्या क्या शामिल है। इस कमीज की कीमत में क्या क्या शामिल है। अब देखो, ये कमीज है, शुरू में ये 300 रुपये में खरीदी, फिर इसको भंडारण करके वो सारा जो खर्चा यहाँ वहाँ ले जाने का है वो 200 रुपये। अब इसका विज्ञापन वही, फिर इसके नाम की ऐड बना दी, उसमें 400 रुपये, और ये सारे लग के ये कमीज 900 रुपये की हुई। ठीक है, और ये पता नहीं 1,600 रुपये की बिकेगी कि 2,000 की। अब संयुक्त राज्य अमेरिका में वह कमीज जो कमीज हमारे किसान की तरफ से शुरू हुई थी अब वो अमेरिका पहुंच गई। संयुक्त राज्य अमेरिका में के कपड़ों की एक बड़ी दुकान, बहुत सी कमीजें प्रदर्शित की गई। ठीक है, उस दुकान में बहुत सारी कमीजें लगी थी। इसकी कीमत $26 रखी गई थी, अर्थात एक कमीज की कीमत 1,800 रुपये। ठीक है, $26 लगभग 1,800 रुपये की। नीचे दिए गए चित्र के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब आप क्या समझते हो इसमें क्या क्या भरे? कमीजों के व्यवसायी ने दिल्ली के वस्त्र निर्यात से कमीजें इतने रुपए में ली, यहाँ क्या भरोगे? प्रति कमीज के हिसाब से ली थी। फिर उसने इतने संचार साधनों द्वारा विज्ञापन के लिए खर्च किए, कितने किए थे यहाँ पे? 400 रुपये कुछ किए थे। इसके बाद लगभग प्रति कमीज इतने स्टोर में रखने, प्रदर्शन व अन्य मत पर खर्च कर दिए गए। इस तरह से इस व्यक्ति को कमीज 900 रुपये की लागत पर पड़ी, जबकि उसे 1,800 रुपये में बेचा गया। एक कमीज पर उसे इतने का मुनाफा हुआ। वह जितनी अधिक संख्या में कमीजें बेचेगा उसे उतना ही अधिक लाभ होगा। कि ये सारा आपको पता होना चाहिए कि कितना लाभ उसे हो रहा है। वस्त्र निर्यातक ने 300 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से बेची। कपड़ा और कमीज में लगने वाले अन्य कच्चे माल का मूल्य 100 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से पड़ा। कामगारों की मजदूरी ₹25 प्रति कमीज और कार्यालय चलाने वालों का खर्च 25 रुपये प्रति कमीज की दर से हुआ। क्या आप वस्त्र निर्यातक को प्रति कमीज पर मिलने वाले लाभ की गणना कर सकते हैं? ये सब आपको डिस्कस करना है। गारमेंट फैक्ट्री के मजदूर, गारमेंट के निर्यातक और विदेशी बाजार के व्यवसायी ने प्रत्येक कमीज पर कितना पैसा कमाया, तुलना करके आप पता कीजिए। व्यवसायी बाजार में ऊंचा मुनाफा कमा पाता है, इसका क्या कारण है? क्यों व्यापारी को इतने ज़्यादा पैसे मिलते हैं? आपने विज्ञापन वाला अध्याय पढ़ा है। चर्चा कीजिए कि व्यवसायी प्रत्येक कमीज के विज्ञापन के 300 रुपये प्रति राशि खर्च क्यों करता है। विज्ञापन देने की क्या ज़रूरत है जब वैसे ही उसकी डिमांड है। तो
दूसरा, बाजार में अधिक लाभ कमाने वाले व्यक्ति कौन कौन हैं? तीन लोगों के नाम बताइए। अब फिर बाजार में अधिक लाभ ना कमाने वाले व्यक्ति कौन हैं, उनके नाम भी बताइए। अब तक आपको समझ आ गया होगा कि कौन लोग ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं और कौन कम फायदा उठा रहे हैं। बाजार और समानता, है ना, ये समझना है। विदेशी व्यवसायी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया, ठीक है। जो दूसरे देश के लोग थे उन्होंने बाजार में बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया। उनकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की पूर्ति के लायक ही कमा सके। जो फैक्ट्री के मजदूर थे उनको तो बहुत कम मिला। इसी प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाली छोटी किसान और इरोड के बुनकरों ने कड़ी मेहनत की, ठीक है। जो कपड़ा बनाने वाले थे उन्होंने भी मेहनत की, किसान ने भी मेहनत की, लेकिन बाजार में उन्हें उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिला। व्यवसायी और व्यापारियों की स्थिति बीच की थी। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई, लेकिन निर्यातक की कमाई से बहुत कम, ठीक है। जो निर्यात किया ना उनसे तो बहुत ही कम उनकी कमाई थी। इस तरह बाजार में सब बराबर नहीं कमाते। प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई कांता हो या स्वपन्ना। यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएगा तो वो अपने आप को दूसरों के बराबर कैसे समझेंगे, ठीक है। हमने ये भी पढ़ना है कि बाजार में लाभ कमाने वाले कौन कौन हैं। बाजारों की एक श्रृंखला रुई के उत्पादककर्ता को सुपरमार्केट की खरीदार से जोड़ती है, ठीक है। जो उत्पाद कर रहा था रुई का, जो किसान था, उसको सुपरमार्केट से कैसे जोड़ रही है हमने ये तो देख लिया। इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना था। आइए फिर से याद करें कि कौन कौन से लोग हैं जो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में शामिल थे। क्या उनको सभी को समान रूप से लाभ प्राप्त हुआ है? और लाभ की मात्रा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रही है, ठीक है। क्यों रही है ये आपने बताना है। कुछ लोगों ने बाजार में लाभ कमाया, जबकि कुछ को खरीदने बेचने से कुछ खास लाभ नहीं हुआ। बहुत परिश्रम करने के बाद उन्हें बहुत कम पैसा मिला, ठीक है। क्या आप तालिका में उन्हें दर्शा सकते हैं? वो डिस्कशन हम पहले कर चुके। उसके बाद आता है कि ये देखिए हमारी सुपरमार्केट, यहाँ पे बहुत सारे कपड़े लगे हुए हैं और देख के खुशी होती है कि हम भी काश इसे खरीद पाते, लेकिन इन सब के पीछे किसकी मेहनत है? हमारे किसानों की। क्या आप यह जानते हैं कि आप जो रेडीमेड वस्त्र खरीदते हैं उनके पीछे कितने अलग अलग लोगों का प्रयास होता है, ठीक है, प्रयास होता है, और कितने लोगों का दिल दुखी होता होगा कि कितनी मेहनत करते हैं, उन्हें फिर बाद में क्या मिलता है। एक और यहाँ कॉलम दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं। एक और बाजार लोगों को काम करने, उन चीज़ों को बनाने और बेचने के अवसर देता है, ठीक है। ये अवसर तो मिल गई। जो वे उगाते या बनाते हैं, किसान यहाँ रुई बेच सकता है तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा। दूसरी ओर बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग प्राय सर्वाधिक कमाई करते हैं। इनमें फ़ायदा किसको हुआ? जो धनवान है, जो पहले से पैसे वाले हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, उनको फ़ायदा होता है। ये वे लोग हैं जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने हैं और बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बहुत ज़मीनें हैं जिनके पास। गरीबों को अनेक चीज़ों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। गरीबों को उनके ऊपर ऋण के लिए, जैसे छोटी किसान थी ना सौपन्ना हमारी, उसने भी तो पैसे लिए थे, ठीक है। और कच्चा माल प्राप्त करने और अपना सामान बेचने के लिए, जैसा दानन व्यवस्था में बुनकरों के साथ होता है। प्राय नौकरी प्राप्त करने के लिए, जैसा वस्त्र के कारखाने में कामगारों के साथ हुआ, ठीक है। नौकरी भी लेने के लिए उन्हीं के पास जाना पड़ता है, तो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं ये हर तरह से। इस निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण होता है, मतलब उनसे मनमानी करी जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए भी रास्ते हैं। वो रास्ते देखो कौन से हैं। उत्पादक मिलकर सहकारी संस्थाएं बनाएं, ठीक है। जो पैदा करने वाले हैं वो सहकारी संस्थाएं बनाएं और कानून का दृढ़ता से पालन करें। अंतिम अध्याय में हम पढ़ेंगे कि तवा नदी पर मछुआरों ने कैसे एक सहकारी संस्था शुरू की। मजदूरों ने एक संस्था शुरू की थी और इससे उनको लाभ मिला। हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है और साथ में यहाँ पे हमारे शब्द संकलन आता है। जिनिंग मिल क्या होता है भाई, ये बताओ। वह फैक्ट्री जहाँ रुई के गोलों से बीज अलग किए जाते हैं उन्हें जिनिंग मिल कहा जाता है। ये याद रखेंगे आप, जिनिंग मिल, ठीक है। जिन से रुई और बीज को अलग किया जाता है जिन मिलों में। यहाँ पर रुई को दबाकर गट्ठर भी बनाए जाते हैं जो धागा बनाने के लिए भेज दिए जाते हैं। जिनिंग मिल में क्या काम हुआ? रुई लाए खेतों से सीधी, उसमें से बीज निकाले
बीज निकालने के बाद जो रुई बच गई उसके गट्ठर बनाए दबा दबा कर और फिर उसे धागा बनाने के लिए दूसरी जगह बेच दिया। निर्यातक, निर्यातक कौन होता है? वह व्यक्ति जो विदेशों में माल बेचता है। ठीक है। तीसरा वर्ड है मुनाफा। मुनाफा मतलब फायदा। जो आमदनी हुई उसमें से सारे खर्चे को घटा देने के बाद जो राशि बचती है, सपोज आपने खेत में रुई उगाई है, ठीक है, जब आपको कपास मिल गई तो आप उसमें से वो खर्चा काट देंगे जो बीज बोने के लिए, उसमें खाद डालने के लिए, खेत में खाद डालने के लिए, कपास के ऊपर जो कीटनाशक हैं वो डालने के लिए, और आपकी हर रोज़ की मेहनत, ये सब काटने के बाद जो पैसे बचते हैं उसे मुनाफा कहते हैं। यदि खर्चा आमदनी से ज़्यादा हो जाए तो वो घाटा होता है। मतलब किसान क्या करता है, अपनी हर रोज़ की दिहाड़ी को तो उसमें लगाता ही नहीं है, ठीक है, फिर भी उसे कुछ पैसे बच जाते हैं तो वो उसे मुनाफा समझता है। इसीलिए कहते हैं किसान का दिल बहुत बड़ा होता है ना। तो किसानों की ज़रूरतों को समझना चाहिए, उनको उनके हिसाब से मुनाफा देना चाहिए, स्पेशली छोटे किसानों को। और इस चैप्टर को समझने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा है तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बोले हैं उनका आंसर लिखने की ज़रूर कोशिश करें। थैंक यू। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।